नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था एकवचन और द्विवचन के बारे में। वचन की परिभाषा को समझा, एकवचन से बहुवचन के कुछ नियम समझे। आगे हम चर्चा करते हैं वचन संबंधी। और एकवचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगा करके भी उन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे गुरु शब्द है, गुरु शब्द का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि गुरुओं, गुरु का बहुवचन बन जाएगा गुरुजन। इसी तरह से अध्यापक का बहुवचन अध्यापकों नहीं होता है, अध्यापक का बहुवचन होता है अध्यापक गण। जैसे हम अगर संबोधित कर रहे हैं विद्यार्थी के रूप में स्कूल में, तो हम ऐसे ही संबोधित करेंगे, यहाँ उपस्थित अध्यापक गण। जबकि अगर हम ऐसा संबोधन करते हैं, यहाँ पर उपस्थित अध्यापकों या यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकों, तो वो अपना संबोधन गलत है। जब एक से अधिक अध्यापक बैठे हुए हैं और हम उन सबको एक साथ संबोधित कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे अध्यापक गण। इसी तरह से लेखक का बहुवचन बन जाएगा लेखक वृंद। युवा का बहुवचन बन जाएगा युवा वर्ग। समूह बन रहा है ना। भक्त का बहुवचन बन जाएगा भक्त जन। इसी तरह से खेती का बहुवचन बन जाएगा खेतीहर, और मंत्री का बहुवचन बन जाएगा मंत्री मंडल। इसी तरह से आगे हम कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे एकवचन से बहुवचन बनाते समय। तो 1 नंबर पॉइंट है, संबोधन में ओ न लगाकर ओ की मात्रा लगानी चाहिए। जैसे भाइयों, अगर हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वो गलत है। संबोधन में भाइयों नहीं होगा, भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों। अगर हम बगैर संबोधन के इनका बहुवचन बनाते हैं तब इनके साथ अनुस्वार लगेगा, लेकिन अगर हम संबोधन कर रहे हैं तब उसमें अनुस्वार नहीं लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से अगला पॉइंट है, पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत रहते हैं। इसमें क्या बताया मैंने कि अपने पारिवारिक जो संबंध हैं, पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं या परिवार के जो सगे संबंधियों के जो नाम होते हैं, उनमें ऐसे शब्द जो आकारांत हैं, जिनका अंतिम वर्ण आ से समापन हो रहा है, अंतिम वर्ण आ का उच्चारण हो रहा है, और वो शब्द देशज हैं, अर्थात अपने देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन शब्दों में बहुवचन और एकवचन प्राय एक से ही होते हैं। जैसे चाचा, तो अंतिम वर्ण है चा, आकारांत है, देशज शब्द है, तो इसका बहुवचन भी चाचा ही बनेगा, चाचे नहीं बनेगा। इसी तरह से माता का माता ही बहुवचन रहेगा, दादा का दादा, बाबा का बाबा। किंतु भांजा, भतीजा व साला से भांजा का बन जाएगा भांजे, भतीजा का भतीजे, और साला का साले। इसी तरह से अगला नियम बनता है इसका विशेष कि विभक्ति रहित आकारांत। हमें ऐसा शब्द मिला है जो आकारांत है। आकारांत आप समझ गए क्या होता है? जिस शब्द का अंतिम वर्ण आ उच्चारण हो रहा और आकारांत से भिन्न, आकारांत नहीं होकर के उससे अलग हो और पुल्लिंग हो, वह शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू। ये शब्द क्या है? विभक्ति रहित हैं। इनके साथ कोई विभक्ति नहीं जुड़ी हुई है, तब इनका बहुवचन
इसी तरह से बना रहेगा। इसी तरह से विदेशी शब्दों में हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाएं। अगर अपने हिंदी भाषा में जो विदेशी भाषाओं के जो शब्द हमने प्रयुक्त किए ना, उनके अगर हम बहुवचन बना रहे हैं तो उनके बहुवचन भी हिंदी के अनुसार बनेंगे, न कि उनकी भाषा के अनुसार। जैसे स्कूल अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो स्कूलें बनेगा, न कि स्कूल्स। इसी तरह से कागज से कागजों बनेगा, न कि कागजात। हम हिंदी के अनुसार इनका बहुवचन बनाएंगे। इसी तरह से भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग होता है। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तो यहाँ पर ये तू शब्द है अपमानजनक न होकर के सम्मानजनक भी होता है। इसी तरह से निम्न सदैव एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द भी हैं कुछ जो हमेशा एकवचन में होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग। कुछ शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे दाम। बहुवचन एकवचन उनका है ना एक ही समान रहता है, लेकिन वो प्राय बहुवचन के स्वरूप में बने रहते हैं। दाम, होश, आंसू, अक्षत, दर्शन, प्राण, लोग, भाग्य, रोम, बाल आदि। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा प्राय एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। आग, प्रेम, दूध, घी, तेल, वर्षा, पानी, जल, जनता, क्रोध, क्षमता आदि। तो इनके हम जब वाक्य बना करके देखते हैं ना, तब भी हमें पता चल जाता है। जैसे हमेशा लिखते हैं नहीं कि उसके तो होश उड़ गए, हमेशा थोड़ी लिखते हैं होश उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए, बहुवचन में लिखेंगे ना हम। तो विद्यार्थियों इस तरह से आप भी इनके वाक्य निर्माण करके समझने का प्रयास करें। इनके अन्य जो उदाहरण आपको मिलते हैं उन्हें भी आप पढ़ें और तुलनात्मक अध्ययन के साथ अपने इस विषय वस्तु को स्पष्ट करें। इसी के साथ अपना वचन का टॉपिक है पूर्ण हुआ। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।